Hello guys, welcome back to my channel. How are you? I hope you are well. So today we are going to start with a poem that is The Schoolboy, and I am having book with me Honeydew class 8. So this is a very interesting poem. Definitely you will like it. And this poem is written by famous poet William Blake. And let us discuss something about the poet. He's a English poet and famous for his collection Songs of Innocence and Songs of Experience, and where he expresses deep thought on childhood, freedom, and society. And but if we talk about the specific poem that is a schoolboy, so this poem is talking about a young boy who loves nature but feels unhappy when forced to go to school. मतलब कि जो पोएम है वो हमारी एक बच्चे के बारे में बताती है जो नेचर को बहुत पसंद करता है, लेकिन जब उसे स्कूल में भेजा जाता है तो वो बिल्कुल भी उसे पसंद नहीं करता। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होता है राइटर के बारे में। तो पोइट के बारे में, तो पोइट के बारे में जस्ट इतना ही इनफ है कि जो पोइट है वो हमारा इंग्लिश पोइट है, और जो ये पोएम है वो जो फेमस पोएम है इसकी सॉन्ग ऑफ इनोसेंस एंड सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंसेस से ली गई है। ये जो पोएम है, ये जो पोएम है, और जो सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस बहुत लॉन्ग पोएम है, तो उसमें से एक पार्ट लिया गया है। ठीक है, आप ऐसे भी याद कर सकते हो। तो अब जो इस पोएम है हम शुरू करते हैं इसको। आई लव टू राइज इन अ समर मॉर्न व्हेन द बर्ड्स सिंग ऑन एवरी ट्री, द डिस्टेंट हंट्समैन विंड्स हिज हॉर्न एंड द स्काईलार्क सिंग्स विद मी एंड ओ व्हाट स्वीट कंपनी। देखो आई कौन है, आई यहाँ पे पोइट है। ठीक है, राइज का मतलब क्या होता है, टू गेट अप फ्रॉम बेड, जब आप बेड से उठते हो। मॉर्न यहाँ पे मॉर्निंग है। हंट्समैन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हंट्समैन का मतलब है एक पर्सन जो हंट करता है एनिमल को। ठीक है, शिकार करने वाले पर्सन को बोलते हैं। स्काईलार्क क्या होता है, इस जो स्मॉल सिंगिंग बर्ड है उसे हम क्या बोलते हैं, स्काईलार्क बोलते हैं। और कंपनी आपको पता ही है, जिसके साथ हम रहते हैं हम उसे क्या बोलते हैं, कंपनी बोलते हैं, बीइंग विद अदर्स। ठीक है, तो ये वर्ड आप मीनिंग है साथ में लिख सकते हैं ताकि आप भी इसको इजीली फिर खुद से एक्सप्लेन कर सकते हो। फिर आई क्या है, यहाँ पे पोइट है, मैं दोबारा से बता रही हूँ। आई लव टू राइज इन समर मॉर्न, इसका मतलब क्या है कि जो पोइट है वो कहता है कि भाई मुझे सुबह मॉर्निंग में उठना बहुत अच्छा लगता है। व्हेन द बर्ड सिंग ऑन एवरी ट्री, और जब जो पक्षी होते हैं जब वो ट्रीज पे सुबह सुबह गाना गाते हैं। एंड द डिस्टेंट हंट्समैन विंड्स द हिज हॉर्न, और जो हंटर होते हैं जब वो हॉर्न बजाते हैं दूर से, उनको सुनना बहुत अच्छा लगता है। एंड द स्काईलार्क सिंग विद मी, और जब जो सिंगिंग बर्ड होती है स्काईलार्क, जब वो गाना गा रही होती है, तो उन सब की कंपनी जो पोइट को बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। पोइट को सुबह मॉर्निंग में उठना और फिर उसको बर्ड्स को सुनना, ठीक है, हंट्स जो हंटर होता है उसके हॉर्न को सुनना, और जो स्काईलार्क के जो सॉन्ग्स को सुनना, उसे इनकी कंपनी बहुत ही अच्छी लगती है। तो जो हमारा फर्स्ट स्टैंजा है वो यही शो करता है कि जो पोइट है उसको नेचर से ही बहुत खुशी मिलती है, नेचर से उसको प्यार है। आई होप आपको इजीली समझ में आ गया होगा, मैंने बिल्कुल भी स्पीड से नहीं पढ़ाया। अगर आपको फिर भी थोड़ा लगता है तो आप उसको दोबारा रिपीट करके सुन सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, बट टू गो टू स्कूल इन अ समर मॉर्न, ओ इट ड्राइव्स ऑल जॉय अवे अंडर अ क्रूल आई आउटवर्न, द लिटिल वंस स्पेंड द डे इन साइंग एंड डिसमे। अब देखो क्या होता है इसमें, हम एक बार मीनिंग देख लेते हैं। डिलाइट का मतलब क्या होता है हमारा, डिलाइट का मतलब खुशी होता है वैसे, लेकिन यहाँ पे डिलाइट का भी देखो आगे है मीनिंग, सॉरी। चलो एक मिनट इसको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कि वो कहते हैं कि बट टू गो टू स्कूल, कि जब उसको समर मॉर्निंग में उसको स्कूल जाना बहुत अच्छा लगता है और वो उसकी जो सारी खुशियाँ ले लेता है। ठीक है, तो मॉर्निंग में उसको उठना तो पसंद है, लेकिन मॉर्निंग में उसको नेचर के साथ एंजॉय करना अच्छा लगता है। लेकिन जब उसे स्कूल में जाना पड़ता है तो उसकी जो सारी जो हैप्पीनेस होती है वो सारी डिसअपियर हो जाती हैं। इट ड्राइव्स ऑल जॉय अवे, मतलब उसकी सारी खुशियाँ ले लेती हैं। अंडर अ क्रूल आई आउटवर्न, यहाँ पे क्रूल आई किसके लिए यूज़ किया गया है, टीचर के लिए लिया गया है। कि जो अंडर अ क्रूल आई आउटवर्न, कि जब उस जो टीचर होता है उसको जिस मतलब उस मतलब कि जैसे स्ट्रिक्टली कई बार टीचर देखते हैं ना बच्चे शरारत करते हैं, तो वो जो उसकी खुशियाँ होती है वो सारी चली जाती हैं। द लिटिल वंस स्पेंड द डे, लिटिल वंस क्या है, बच्चों के लिए, कि बच्चे सारा दिन स्कूल में टाइम स्पेंड करते हैं। इन साइंग एंड डिसमे, मतलब क्या होता है कि वो उदासी में और मतलब कि निराशा में उन्हें वहीं पे बैठना पड़ता है। तो इस सेकंड स्टेंजा में क्या बता रहे हैं, जो स्कूल होता है, स्कूल जो बच्चों की सारी फ्रीडम है, जो बच्चों का जॉय है, वो उसको डिसअपियर कर देता है। Oh, then at times I dropping seat and spend many an anxious hour. Nor in my book can I take delight, nor sit in learning board, worn through with the dreary shower.
अब यहाँ पे क्या, ओ देन एट टाइम्स, मतलब कि उस टाइम में क्या होता है कि वो अपना जैसे सिर झुका के बैठे रहते हैं और बहुत सारा जो टाइम होता है सिर्फ चिंता में बीता रहता है कि भाई हम कब घर जाएंगे ना। नोर इन माई बुक्स कैन आई टेक डिलाइट, वो कहते हैं कि ना तो मुझे बुक से कोई खुशी मिलती है, ना ही जब मैं जैसे लर्निंग बार क्या होता है कि यहाँ पे जैसे पेड़ों के जैसे होता है ना, जैसे शाखाएं होती है वहाँ पे बैठ के जो खुशी मिलती है, वो कहते हैं कि भाई मुझे वहाँ पे रूम में बैठ के वो जो खुशी है वो नहीं मिलती है, वो पढ़ नहीं पाता है। एंड वोन थ्रू विद द डियरी शोर, और यहाँ पे क्या है कि भाई जो पोइट क्या कह रहा है कि जो खुशी उसको पेड़ों के नीचे बैठकर जो मिलती है वो उसको क्लासरूम में जब उसको बाउंड होना पड़ता है, क्लासरूम में बंद के जब बैठना पड़ता है तो उसको वो वहाँ पे खुशी नहीं मिलती है। हाउ कैन द बर्ड दैट इज बोर्न फॉर जॉय sit in a cage and sing? How can a child when fears annoy but droop this his tender wing and forget his youthful spring? तो इसमें जो पोइट है वो क्या कह रहा है कि हाउ कैन द बर्ड दैट इज़ बोर्न फॉर जॉय, कि जैसे कि जो पोइट है, हाउ कैन द बर्ड दैट इज़ बोर्न फॉर, मतलब कि जो बर्ड है जो किस लिए पैदा हुई है, खुश रहने के लिए ना, सिर्फ घूमने के लिए, अगर उस बर्ड को एक केज में एक पिंजरे में बिठा दिया जाए तो वो क्या खुश रहेगी? तो यहाँ पे इसे कंपेयर किया गया पोइट को बर्ड से, जैसे पोइट को केज से कंपेयर किया गया, जैसे बच्चा है, बच्चा किस में बाउंड हो रहा है, स्कूल में, है ना। तो यहाँ पे कंपेयर किया गया है जैसे बर्ड को केज में बाउंड किया जाए तो वो कैसे खुश रहेगा, क्योंकि बर्ड तो किस लिए बना हुआ, बर्ड सिर्फ फ्रीडम के लिए बना हुआ ना, बर्ड को खुशी कहाँ मिलेगी, जब उसको बाउंड नहीं किया जाएगा तब मिलेगी, ठीक है। हाउ कैन अ चाइल्ड व्हेन फियर्स एन, और जो किस रीजन का बच्चा है अगर वो स्कूल में ही उसको बाउंड करके रखा जाए तो वो कैसे खुश रहेगा, ठीक है। बट ड्रूप हिज टेंडर विंग एंड फॉरगॉट हिज यूथफुल स्प्रिंग, यहाँ पे यूथफुल स्प्रिंग का मतलब क्या है कि अगर एक बच्चे को बांध दिया जाएगा तो जो उसका बचपन है वो कैसे खिल कर आएगा, तो जो उसकी जो खुशियाँ हैं वो उसको नहीं मतलब कि इंजॉय कर पाएगा, क्योंकि उसके जो विंग हैं वो तो बाउंड हो गए ना, इसलिए। ओ फादर एंड मदर, इफ बर्ड्स आर निप्ड एंड ब्लॉसम्स ब्लोन अवे, इफ द टेंडर प्लांट्स आर स्ट्रिप्ड of their joy in the springing day by sorrow and cares and dismay, how shall the summer arise in joy or the summer fruits appear? और बहुत ही डीप लाइन है यहाँ पे, जो पोइट अपने फादर मदर से क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन अराइज करता है। इफ बर्ड्स आर निप्ड, की बर्ड्स क्या होता है, जैसे फूलों की जो कली होती है ना, फूल उगने से पहले जो उसकी कली होती है, अगर उसको निप्ट किया जाए, अगर उसको ब्रोक किया जाए, उसको अगर उसको तोड़ा जाए, एंड ब्लॉसम्स, तो अगर फूलों की कली को ही तोड़ दिया जाएगा तो फूल कैसे खिलेंगे, होता है ना ये, अगर फूलों की कली ही नहीं रहेगी तो कैसे फूल खिलेगा। इफ़ द टेंडर प्लांट्स आर स्ट्रिप्ड, तो इसलिए कहते हैं कि अगर छोटे से प्लांट्स को ही अगर उखाड़ा जाएगा तो उससे हम बाद में खुशियाँ कैसे मिलेंगी, तो बाद में तो क्या होगा, दुख ही होगा, बाद में तो क्या होगा, कोई भी मतलब कि हैप्पीनेस नहीं रहेगी। हाउ शेल द समर अराइज एंड जॉय, कि जैसे क्या होता है कि स्प्रिंग सीज़न में जैसे फ्लावर आते हैं ना, अगर स्प्रिंग सीज़न में ही अगर फ्लावर को तोड़ दिया जाए तो फ्रूट समर सीज़न में आना होता है, तो समर सीज़न में फ्रूट कहाँ से आएगा जब स्प्रिंग सीज़न में उनको फ्लावर्स को तोड़ दिया गया है ना। तो इस चीज़ को, इस डीप मीनिंग को किस तरीके से कंपेयर किया गया है कि बच्चों को अगर बचपन में ही उनको उसकी खुशियों से अगर उनको डिप्राइव कर दें, उनको दूर कर दें, तो बड़े होकर जब वो यूथफुल है, जब मतलब कि एडल्ट स्टेज में आएंगे तो वो कैसे एक अच्छा मतलब रिजल्ट लेकर आ पाएंगे, ठीक है। उनको मतलब कि बाद में जो जो बचपन में जो क्रिएटिविटी होती है, क्योंकि हमने उसको बचपन में ही उसको क्रिएटिविटी को ख़त्म कर दिया, तो बाद में कैसे क्रिएटिविटी आएगी, कैसे इन्वेंशन होंगे। तो ये डीप मीनिंग है इन लाइन्स में, मतलब कि आई होप आपको समझ में आ गया हो। तो इसको जो कंपेयर किया गया है, किससे किया गया है, बच्चे को, बच्चे की लाइफ को और फ्यूचर की लाइफ को प्लांट्स से मतलब बर्ड्स से किया गया है, कि बर्ड्स को अगर निप कर दिया गया तो वो खेलेगा कैसे, फिर उसको कैसे पोइट ने कैसे कंपेयर कर दिया, स्प्रिंग सीजन और समर सीजन से कंपेयर कर दिया, ठीक है। स्प्रिंग सीजन यहाँ पे किसको डिफाइन करता है, बच्चे के चाइल्डहुड को, और समर सीजन क्या है यहाँ पे, बच्चे का यूथ है, बच्चे की एडल्ट स्टेज है, ठीक है। तो चाइल्डहुड की जो है, जो मतलब कि हैप्पीनेस है वो ज़रूरी है ब्राइट फ्यूचर के लिए, अगर बच्चा ही खुश नहीं होगा तो फ्यूचर उसका कैसे ब्राइट होगा, ठीक है। तो इस पोएम में जो बेसिकली जो पोइट है वो उसका मोटिव क्या है कि जो एजुकेशन है जो हमारी, वो क्या है, बच्चे पे मतलब कि प्रेशर नहीं करना है, बच्चे को नर्चर करना है, मतलब कि बच्चे को प्रेशराइज करके नहीं पढ़ाना चाहिए, स्ट्रिक्ट उसमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे की क्रिएटिविटी होती है वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो ये एक पोएम का जो मतलब लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन था, तो मैंने कोशिश की है कि आपको समझ में आ जाए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और ब्रीफ समरी डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, क्योंकि मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। टिल देन बी हैप्पी, कीप स्टडिंग, बाय बाय।